सो दोस्तों, आपका स्वागत है करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल पे। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो बैटरीज अब तक यूज़ करते थे, बीट ऑफ इन्वर्टर जो कि लेड एसिड बैटरी होती है या आपके ड्राई सेल होते हैं, तो ये जितनी भी बैटरीज होती हैं या सेल होते हैं, तो इनमें एक इनकी अपनी रेजिस्टेंस भी होती है। मतलब अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि हम लोग इन बैटरीज या इन सेल से कनेक्ट करते थे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। ठीक है, वो बल्ब भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी अगर अगर आप लोड डालते हैं अपने सर्किट पे, दैट इज ट्रीटेड एज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे कि जो बैटरी या सेल अब तक हम लोग देख रहे थे उसकी एक अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है और उसका क्या योगदान होता है इस पूरी डायनामिक्स में, हम उसको समझेंगे। और अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कभी कभी आपसे बोल देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या मतलब है, पोटेंशियल ड्रॉप से क्या वो डिफरेंट होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो इन चीज़ों में आप कंफ्यूज ना हुए, तो इसके लिए हम लोग अपने लेक्चर में इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले जानना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज अवर इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इज सिंपली द रेजिस्टेंस दैट इज ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। देखो, जो सेल होता है, सेल एक ऐसी एंटिटी है जिसमें आपकी केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब जहाँ पर केमिकल्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, तो वहाँ पर उनकी अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी, क्योंकि उसमें भी कुछ आयंस होंगे, है ना। आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे या आयन फ्लो करेंगे, तो हमेशा उसके फ्लो करने में एक रेजिस्टेंस तो ऑफर होगा ही होगा। तो वो रेजिस्टेंस का कारण जो भी होता है वो कुल मिला के आपका इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह निकल के आता है। अब ये जो होता है ये अलग अलग बैटरीज में अलग अलग कारणों से हो सकता है। अगर हम लेड एसिड बैटरी की बात करें तो आपको पता होगा कि आपके घर में जो इन्वर्टर वगैरह लगे हैं उसमें जो बैटरी होती है उसमें हर समय में, थोड़े थोड़े समय में हम लोग बैटरी में पानी बदलवाते हैं। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर डलवाते हैं। रीज़न यही होता है कि उसमें जो पानी होता है, पानी में कई बार पानी का मतलब जो हमने डाला हुआ है उसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है आपकी बैटरी में। तो जब पानी होता है उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो जिस कारण से क्या होता है पानी की मात्रा भी कम हो जाती है। प्लस और पानी की मात्रा कम होने की वजह से क्या होता है कि जो आपके जो आयंस थे, जो इस में मतलब एक कंट्रीब्यूशन था जिनका ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराने में, जिसके चलते आपकी बैटरी इन्वर्टर के थ्रू आपके घर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती थी, तो वो कम हो जाते थे। या कई बार ऐसा होता था कि जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें जो प्लेट्स होते हैं, जो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं, वो प्लेट इरोड हो जाती है, तो उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से भी इनका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब तो ये खैर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम इसमें नहीं जाते हैं, टॉपिक ही बदल जाएगा हमारा। हमारा बस मेन मुद्दा ये है यहाँ पे कि इंटरनल हर जो सेल है या बैटरी है उसकी एक अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और उसी इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में अभी हमें जानना है कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या कंट्रीब्यूशन है आपके सर्किट में, आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में या उसकी डायनामिक्स में। और आपको ये तो पता ही होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे जैसे आप सेल यूज़ करते जाते हैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। किन कारणों से, वो मैंने उनका एग्जाम्पल अभी आपको थोड़ी देर पहले दिया। ठीक है, इनिशियली आपको पता है जब सेल या बैटरी नहीं होती है तो ये लो होती है, और समय के साथ, यूज़ के साथ या चार्जिंग डिस्चार्जिंग के साइकिल के साथ साथ ये बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में इतना हमने जान लिया, काफ़ी है। अब हमको इतना पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, किसी भी सेल और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। अब हमारे लिए अगला टॉपिक है, जो टॉपिक हमें काफ़ी कंफ्यूज करता है, वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो पूरा लेक्चर है ना, इसका जो मतलब स्टार हाईलाइट जो है ना, वो ये होगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है। तो सबसे पहले, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स। ठीक है, जिसको भी लगता है कि भैया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी प्रकार की फोर्स है, सो बेसिकली दिस इज अ मिसनोमर। मिसनोमर मतलब होता है इट इज़ अ मिसलीडिंग टर्म। यू कैनॉट अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एज सम काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, अपने दिमाग में सबसे पहले ये क्लैरिटी लेके आओ। दूसरा क्या है, हम अपनी डेफिनेशन को ना कई टर्मिनोलॉजी से समझेंगे कि हम लोग इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग दृष्टिकोण से हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखो वर्क डन बाय सेल। हम अभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझेंगे इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बाय सेल। ठीक है, अब कितना वर्क डन, तो जब आपका सेल एक कूलम चार्ज को सर्किट के अराउंड घुमाने में 1 जूल काम करता है, चलो 1 जूल नहीं, मतलब जो भी काम करता है,
1 जूल काम करता है तो वो 1 वोल्ट हो जाता है। खैर वो बात की बात है, अभी कंफ्यूज मत होना। बैक टू टॉपिक, कितना काम करता है सेल 1 कूलम चार्ज को ड्राइव करने के लिए, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ योर वट एवर सेल और बैटरी, जो भी हम अब मैं पूरे लेक्चर में ना सेल बोलूंगा, आइधर सेल बोलूंगा या बैटरी बोलूंगा, तो समझ जाना मैं सेल और बैटरी दोनों को रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार सेल और बैटरी बोलना पड़ रहा है। तो जितना भी वर्क डन आपका सेल करता है 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अगर हम इसको वर्क डन के टर्म्स में बात करें, ठीक है। अगर हम इसको एनर्जी के बारे में बात करें, आपको पता है वर्क डन और एनर्जी में एक रिलेशन होता है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कई बार कई फोर्सेज में, कंजर्वेटिव फोर्सेज में जो वर्क डन होता है दैट गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब जैसे आपका ग्रेविटेशनल मतलब फोर्स होती है, उसके अगेंस्ट आप जो वर्क करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जाते हो, तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने वर्क डन के फॉर्म में पढ़ा, तो हम इसको एनर्जी के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हम एनर्जी करें, तो अगर वर्क डन किया है सेल ने, तो एनर्जी गेन करी है चार्ज ने, ठीक है। सेल किस पे काम कर रहा है? सेल चार्ज पे काम कर रहा है। तो हम अगर इसको एनर्जी गेन के टर्म्स में समझना चाहें, तो एनर्जी गेन के टर्म्स में ये होता है कि जब भी एक चार्ज, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज किसी सेल से पास होता है और वो एक मतलब और वो कुछ जो भी एनर्जी गेन करता है, ठीक है, वो जो भी एनर्जी गेन करता है दैट इज टर्म्ड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आपने वर्क डन के केस में और एनर्जी गेन के केस में समझ लिया है, ठीक है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इट इज़ बेसिकली मेजर्ड बिटवीन द 2 पोल्स ऑफ सेल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, जब वो ओपन होता है और कोई भी करंट उससे फ्लो नहीं कर रहा होता है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ किसी भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है, मतलब बेसिकली मैं समझाना चाहूँगा आपको, मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मैंने सबसे पहले बताया कि फोर्स नहीं होती है, दूसरा ये वर्क डन होता है, तीसरा ये एनर्जी गेन होती है बाई चार्ज, चौथा ये पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है जब दोनों पोल्स ऑफ सेल आर ओपन एंड नो करंट इज ड्रॉन, मतलब बैटरी से आप कुछ भी नहीं ले रहे हो, तब उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस को आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह सकते हो, ठीक है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही, बट अभी हम उस बैटरी से कुछ ले नहीं रहे हैं, तो उस ना लेने की वजह से वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन यदि ये सेल हम कनेक्ट कर देते हैं सर्किट में और उससे करंट लेना शुरू कर देते हैं, तब यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल नो लॉन्गर बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तब हम उसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप ये चीज़ आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है कब वही पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल देते हैं और कब वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। आई गेस ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि 8 या 9 मिनट तक का ही लेक्चर रखूँ, क्योंकि उसके बाद अटेंशन स्पैन थोड़ा डेविएट होने लगता है। तो अभी इस लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब हम बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। अभी यार नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करके दिखाऊंगा, जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वजह से आप ये समझ पाओगे कि हम लोग इस चीज़ को समझ कैसे रहे हैं और हम इसको फिजिक्स में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो ये समझने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ और आपको समझाता हूँ कि हाउ आर वी गोइंग टू एक्सप्रेस दिस थिंग इन मैथमेटिकल टर्म्स। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।